अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, दिस इज योर मल्टी स्टेज मॉडल। मल्टी स्टेज मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आने वाले हैं दिस इज फ्रॉम द मल्टी स्टेज मॉडल। तो अगर सिक्योरिटी वैल्यूएशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो दिस इज योर मल्टी स्टेज मॉडल। कॉन्सेप्ट तो इसी का नाम टू स्टेज मॉडल है, इसी का नाम थ्री स्टेज मॉडल है, फोर स्टेज, फाइव स्टेज, जितना बनाना चाहे आप बना सकते हैं। तो मैंने इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, मल्टी स्टेज मॉडल रख दिया। ठीक है, तो टू स्टेज भी हो सकता है, थ्री स्टेज भी हो सकता है, फोर स्टेज मॉडल भी हो सकता है। मैंने इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, मल्टी स्टेज मॉडल। जितना भी स्टेज आए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है सर। ठीक है, तो इसके ऊपर लिख लेना, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एग्जाम में फर्स्ट चॉइस यहां से ही है, जो भी वहां पर आपके पास पेपर सेटर है, तो अगर इस चैप्टर से वो कोई क्वेश्चन देना चाहेगा तो सबसे पहला क्वेश्चन उसके माइंड में क्या आने वाला है, मल्टी स्टेज मॉडल। ठीक है, एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉर्डन्स मॉडल। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉर्डन्स मॉडल। उसी की एप्लीकेशन है, उसी को हम यहां पर समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सर, बहुत अच्छे से समझना है और एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। और जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, स्टिक टू द कॉन्सेप्ट, आपको इस कॉन्सेप्ट पे बने रहना है। सॉल्यूशन देख के अपना कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट कई बार कुछ सॉल्यूशंस को अपनी तरीके से कर देता है, कुछ को सही तरीके से करता है, कुछ को अलग तरीके से करता है। तो मैंने एक स्टैंडर्ड तरीका बना दिया है, उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। आंसर आपके सामने है। ठीक है, सॉल्यूशन देख के अपने कॉन्सेप्ट को डिविएट नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए कराने से पहले ही बता रहा हूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आपको कवर करना है। ठीक है, तो देखिए सर, सबसे पहले गॉर्डन्स मॉडल, उसको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा। एज पर गॉर्डन्स मॉडल वी हैव टू मेन assumptions। पहली assumption पहली assumption आपके पास क्या है, k इज ग्रेटर देन g। द मोस्ट इंपॉर्टेंट assumption, अगर k लेस देन g होगा तो फिर p0 क्या आएगा, नेगेटिव। इट कांट बी पॉसिबल। ठीक है, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट assumption इज ग्रोथ इज कांस्टेंट। ग्रोथ इज कांस्टेंट। तो ये आपके पास गॉर्डन्स मॉडल था, और गॉर्डन्स मॉडल क्या कह रहा है, जी अगर कांस्टेंट है कब तक, अप टू इंफिनिटी। समझ पा रहे हैं, आज हम वैल्यूएशन कर रहे हैं और हम कह रहे हैं जी कांस्टेंट रहेगा कब तक, दिस इज अप टू इंफिनिटी। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे। तो फर्स्ट ईयर से ग्रोथ क्या होगी, कांस्टेंट। तो मैं क्या लिखूंगा, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर से ग्रोथ कांस्टेंट रहेगी, या मैं लिखूंगा फर्स्ट ईयर से ग्रोथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बात तो एक ही है। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर लिखूं या एज ऑन टुडे लिखूं, बात तो एक ही है। आज ही से ग्रोथ क्या रहेगी, कांस्टेंट, या बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर लिखूं, ग्रोथ क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो हम क्या निकाल रहे थे, प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे। हम यहां पर क्या कैलकुलेट कर रहे थे, प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे, एंड दिस इज योर D01 प्लस जी अपॉन K माइनस जी। यही था आपके पास गॉर्डन्स मॉडल। मैंने इसलिए रिवाइज कराया, मुझे पूरा इसको मैच कराना है। समझ पा रहे हैं, इसको पूरा मैच कराना है अपने कॉन्सेप्ट में, तो फोकस करा दिया है। दो मेन इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, वो कह रहे हैं के इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी। के आपका ज्यादा होगा किससे, जी से। एंड द सेकेंड मेन एजम्पशन इज ग्रोथ इज कांस्टेंट। ग्रोथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो दिस इज द मेन एजम्पशन ऑफ द गॉर्डन्स मॉडल, और गॉर्डन्स मॉडल यही कह रहा है ग्रोथ आपकी कांस्टेंट रहेगी, दिस इज अप टू इंफिनिटी। बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर या टाइम जीरो एक ही बात है। आज से ग्रोथ क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, दिस इज अप टू परपेचुटी। और द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर से आपकी ग्रोथ कांस्टेंट रहेगी, दिस इज अप टू परपेचुटी। ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे, एंड दिस इज योर लास्ट पेड डिविडेंड। D0 का क्या मतलब था, लास्ट पेड डिविडेंड 1 प्लस जी अपॉन
के माइनस जी, और जी यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, नाउ वी हैव मल्टी स्टेज मॉडल। अब मल्टी स्टेज मॉडल कह रहा है कि अगर आपके पास k इज लेस देन g, आपके पास k कम है, ग्रोथ ज्यादा है। क्यों ग्रोथ ज्यादा है? स्टार्टिंग में जब नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई कंपटीशन नहीं है, तो मार्केट में आपकी ग्रोथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो k कम होगा और ग्रोथ क्या होगी, ज्यादा। दिस इज हाई ग्रोथ। समझ पा रहे हैं? दिस इज हाई ग्रोथ पीरियड। उसको क्या बोलते हैं मार्केट में, हाई ग्रोथ पीरियड। तो स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट होगा, नया स्टार्टअप होगा, कोई दुनिया में आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, तो यू विल अचीव द हाई ग्रोथ पीरियड। ठीक है, तो उस केस में k इज लेस देन g, and the second one is growth is variable. Growth is variable. Growth is fluctuating. Growth is fluctuating. Growth क्या कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। ग्रोथ इज वेरिएबल। तो अगर ये दोनों मेन कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही है, समझ पा रहे हैं, k इज लेस देन g है या ग्रोथ इज वेरिएबल, तो कौन सा मॉडल लगेगा, मल्टी स्टेज मॉडल। तो क्वेश्चन में आप समझ जाना, अगर ग्रोथ वेरिएबल है या k इज लेस देन g, तो उस केस में कौन सा मॉडल लगेगा, दिस इज योर मल्टी स्टेज मॉडल। तो सबसे पहले कंडीशन समझ लीजिए कि मल्टी स्टेज मॉडल की एप्लीकेबिलिटी क्या है, कब वो अप्लाई होगा, इफ k इज लेस देन g और आपके पास ग्रोथ इज वेरिएबल। समझ पा रहे हैं, ग्रोथ आपके पास क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, ग्रोथ इज वेरिएबल। तो उस केस में क्या लगेगा, दिस इज योर मल्टी स्टेज मॉडल। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना मल्टी स्टेज मॉडल क्या कह रहा है। स्टार्टिंग में ग्रोथ आपकी क्या होगी, फ्लक्चुएटिंग होगी। समझ पा रहे हैं, स्टार्टिंग में ग्रोथ क्या होगी, फ्लक्चुएटिंग। फर्स्ट ईयर में ग्रोथ इज 30%, सेकेंड ईयर में ग्रोथ इज 25%, थर्ड ईयर में ग्रोथ इज 20%, फोर्थ ईयर में ग्रोथ इज 15%। तो कह रहे स्टार्टिंग में ग्रोथ क्या होगी, फ्लक्चुएट करेगी। ग्रोथ क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी। ग्रोथ क्या होगी, वेरिएबल। बट एक लेवल के बाद वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। दिस इज 10% एंड दिस इज अप टू परपेचुटी। ठीक है, दिस इज अप टू परपेचुटी। तो ध्यान से समझ लो सर कि वो कह रहा है स्टार्टिंग में ग्रोथ फ्लक्चुएट करेगी, बिल्कुल करेगी। नया बिजनेस है तो हाई ग्रोथ अचीव होगी, फिर धीरे धीरे ग्रोथ कम होती जाएगी और एक लेवल के बाद ग्रोथ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। एंड दिस इज अप टू परपेचुटी। क्यों परपेचुटी, क्योंकि बिजनेस कब तक चलता रहेगा, इनफिनिट। बिजनेस कब तक चलता रहेगा, इनफिनिट तक चलता रहेगा। तो दिस इज योर मल्टी स्टेज मॉडल। तो उस केस में वो कह रहा है व्हाट इज द प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे, हाउ वी कैन कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। फ्यूचर कैश फ्लो की क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर कैश फ्लो की क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू। तो हम कैसे करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, ध्यान से देखना। फ्यूचर कैश फ्लोज आपके पास क्या होंगे, दिस इज D1, 30% ग्रोथ है यहां पर, तो D1 निकाल लेंगे, D2 कैलकुलेट कर देंगे, D3 कैलकुलेट कर देंगे एंड D4 कैलकुलेट कर देंगे। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड ड्यूरिंग हाई ग्रोथ पीरियड। ये आपका कौन सा पीरियड है, हाई ग्रोथ पीरियड है। दिस इज योर हाई ग्रोथ पीरियड। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड ड्यूरिंग हाई ग्रोथ पीरियड। ठीक है, हाई ग्रोथ पीरियड में आपके जितने भी डिविडेंड आ रहे हैं उन सबकी क्या कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू। साथ में ध्यान से देखना, जो मॉडल मैं यहां पर लगा रहा था, ये था ना गॉर्डन्स मॉडल, मैं कह रहा था यहां से ग्रोथ क्या रहेगी, कांस्टेंट, एंड दिस इज अप टू परपेचुटी। तो मैं आज के दिन क्या कैलकुलेट कर रहा था, प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे। अब देखना ऐसी ही तो बात यहां पर भी हो रही है। मैं कह रहा हूं 4 साल के बाद ग्रोथ क्या रहेगी, कांस्टेंट, एंड दिस इज अप टू परपेचुटी। तो अगर मैं इस लाइन को भी छुपा लूं और सिर्फ इस वाले पार्ट को देखूं, इस वाले पार्ट को देखूं, तो ध्यान से देखना दोनों सेम ही तो है। ये वाला पार्ट गॉर्डन्स मॉडल, और यहां से अगर मैं एनालाइज करूं चीजें, यहां से देखना स्टार्ट करूं और कब तक देखूं, दिस इज अप टू परपेचुटी। दोनों सेम ही तो है। जो मॉडल मैं यहां लगा रहा था, यहां पर क्या कैलकुलेट कर रहा था, P0 कैलकुलेट कर रहा था। जो मॉडल यहां लगा रहा था, सेम मॉडल कहां लगा दूंगा, यहां पर लगा दूंगा। एंड दिस इज, प्लीज फोकस करना, दिस इज बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर
और द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, एक ही तो बात है, देख लो। दिस इज बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर और एज ऑन टुडे। एज ऑन टुडे क्या है? P0 और द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर क्या है? P0, देख लो। बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर और एज ऑन टुडे, एक ही तो बात है। और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? P0। ऑन द सेम वे बिगिनिंग ऑफ फिफ्थ ईयर और द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, बात एक ही है। बिगिनिंग ऑफ फिफ्थ ईयर और द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, बात एक ही तो है। और यही तो लैंग्वेज में वो आपको कंफ्यूज करने वाला है। वो कहेगा बिगिनिंग ऑफ फिफ्थ ईयर से ग्रोथ क्या हो गई? कांस्टेंट। आप फिफ्थ ईयर से लगा दोगे, गलत हो जाएगा सर, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? जो मॉडल वहां पर लग रहा था वही सेम मॉडल, एरो बना के लिंक करो सर, एरो बना के लिंक करो, एरो बना के लिंक करो। जो मॉडल यहां लग रहा था वही सेम मॉडल कहां लगेगा? यहां पर लगेगा, ठीक है। तो वहां पर P0 कैलकुलेट कर रहे थे, यहां पर क्या कैलकुलेट कर देंगे? P4। क्या कैलकुलेट कर देंगे? P4। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड ड्यूरिंग हाई ग्रोथ पीरियड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ग्रोथ वैल्यू ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ हाई ग्रोथ पीरियड। एट द एंड ऑफ हाई ग्रोथ पीरियड, तो जो आपका हाई ग्रोथ पीरियड जब से एंड हो रहा है वहां से लेके अब आपकी कांस्टेंट ग्रोथ वैल्यू ऑफ द फर्म हम वहां पर क्या निकालेंगे? कैलकुलेट करेंगे और इन सब की प्रेजेंट वैल्यू कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा? प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे। तो दिस इज 1 प्लस के पावर 1, 1 प्लस के पावर 2, 1 प्लस के पावर 3 एंड 1 प्लस के पावर 4। देख लो ये कैलकुलेशन कब कर रहे हैं? एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। तो पावर क्या आएगी? 4 आएगी। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना सर, सॉल्यूशन देख के अपने कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करना है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, परमानेंट कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। आपको कुछ भी वहां पर सॉल्यूशन देख के, सॉल्यूशन में और भी तरीके हैं जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यू शुड स्टिक एट योर कॉन्सेप्ट ओनली, ठीक है। आपको अपने कॉन्सेप्ट पे बने रहना है, अगर उससे डिविएट करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो जो मॉडल में स्टार्टिंग में लगा रहा था, P0 कैलकुलेट कर रहा था, वही सेम मॉडल यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा एंड दिस इज P4। हम यहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे? P4 प्राइस एट द एंड ऑफ हाई ग्रोथ पीरियड। देख लीजिए, दिस इज कांस्टेंट ग्रोथ वैल्यू ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ हाई ग्रोथ पीरियड। तो सिंपल अगर मैं टर्म्स में लिखूं, लैंग्वेज में लिखूं, व्हाट इज P0? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड ड्यूरिंग हाई ग्रोथ पीरियड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द फर्म। कांस्टेंट वैल्यू का क्या मतलब है? ग्रोथ अब क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द फर्म कब? एट द एंड ऑफ हाई ग्रोथ पीरियड। कब कैलकुलेट करेंगे? एट द एंड ऑफ हाई ग्रोथ पीरियड। और हाई ग्रोथ कब खत्म हो रहा है? फोर्थ ईयर के एंड पे खत्म हो रहा है, तो वहीं पर क्या कैलकुलेट करेंगे? दिस इज द प्राइस ऑफ द कांस्टेंट ग्रोथ वैल्यू ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ हाई ग्रोथ पीरियड। तो दिस इज D1, D2, D3, D4 प्लस P4 और उन सब की क्या कर देंगे? प्रेजेंट वैल्यू। तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास? दिस इज द वैल्यू ऑफ द फर्म एज ऑन टुडे, वैल्यू ऑफ द फर्म एज ऑन टुडे। तो P0 आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। अब बस लास्ट पार्ट क्या रह गया? P4 कैसे कैलकुलेट करना है? तो P0 कैसे कैलकुलेट करते थे? D0 का मतलब क्या था? लास्ट पेड डिविडेंड। तो P4 में लास्ट पेड डिविडेंड कौन सा है? D4। तो दिस इज D4 1 प्लस जी कौन से वाला आएगा? कांस्टेंट ग्रोथ वाला। कांस्टेंट ग्रोथ अब कितनी है? 10% है, डिवाइड बाय के माइनस जी। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ हाई ग्रोथ पीरियड। तो D4 का क्या मतलब है? लास्ट पेड डिविडेंड। देख लो, दिस इज 1 प्लस जी डिवाइड बाय के माइनस जी। और जी अब कौन सा आएगा? कांस्टेंट वाला। जी कौन सा आएगा? कांस्टेंट वाला आपके पास आएगा। तो सिंपल है, आपके पास जो भी आपके पास हाई ग्रोथ पीरियड दे रखा है तो उसके डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू करनी है, प्लस जो भी कांस्टेंट वैल्यू अब जो निकलेगी आगे इनफाइनाइट पीरियड तक की, उसकी प्रेजेंट वैल्यू करनी है। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? वैल्यू ऑफ द शेयर एज ऑन
टुडे, दिस इज द वैल्यू ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे एंड दिस इज योर मल्टी स्टेज मॉडल। कौन सा मॉडल है? मल्टी स्टेज मॉडल। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। यहां पर अगर मैं डायग्राम से एक बार प्रेजेंटेशन आपको बताऊं, डायग्राम से प्रेजेंटेशन बताऊं, तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, प्लीज फोकस करना। यहां पर आपकी ग्रोथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। पहले 20% थी, 25% थी, देख लो एक बार, 30% थी, पहले 30% थी, फिर 25%, 20%, 15%, ठीक है, और अब वो आपके पास कितनी हो गई है? 10%, एंड दिस इज अप टू परपेचुटी, दिस इज अप टू परपेचुटी। तो ये आपके पास क्या बन गया? दिस इज योर 5 स्टेज मॉडल। ये कौन सा मॉडल बन गया? 5 स्टेज बन गया सर। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है। व्हाट इज 2 स्टेज? अब आप खुद बना लोगे सर, जितना बनाना है बनाते रहो सर, ठीक है। तो अब आप खुद बना सकते हैं, यू कैन मेक योर ऑन मॉडल। 2 स्टेज मॉडल कैसे बनेगा? 20% की ग्रोथ है आपके पास, दिस इज अप टू 5 ईयर्स, 5 साल तक। फिर ग्रोथ फॉल हो गई, कितनी हो गई है? 10%, दिस इज अप टू परपेचुटी। तो पता कौन सा मॉडल बन जाएगा? 2 स्टेज मॉडल। कौन सा मॉडल बन जाएगा? 2 स्टेज मॉडल, ठीक है। दिस इज योर 2 स्टेज मॉडल। पहले 5 साल में 20% ग्रोथ है और उसके बाद ग्रोथ फॉल हो गई, कितनी हो गई है? 10%, दिस इज अप टू परपेचुटी, ठीक है। दिस इज योर मल्टी स्टेज मॉडल। यही आपके पास मल्टी स्टेज मॉडल है। मैंने इसलिए नाम मल्टी स्टेज रख दिया। 2 स्टेज आए, 3 स्टेज आए, 4 स्टेज आए, 5 स्टेज आए, जो मर्जी स्टेज आ जाए सर, ठीक है। 3 स्टेज मॉडल देख लो सर, 3 स्टेज मॉडल। पहले 3 साल में 25% ग्रोथ, फिर अगले 2 साल में 20% ग्रोथ, और फिर उसके बाद फॉल होके 10% ग्रोथ हो जाएगी, एंड दिस इज अप टू इंफिनिटी। तो पता कौन सा मॉडल बन गया? 3 स्टेज मॉडल। तो आपको ये कॉमनली वर्ड मिलेगा, 3 स्टेज मॉडल, 2 स्टेज मॉडल, 4 स्टेज मॉडल, 5 स्टेज मॉडल, जो मर्जी मिल जाए। मैंने आपको क्या सिखा दिया है? मल्टी स्टेज मॉडल सिखा दिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। चेक कर लीजिए एक बार, पूरा अच्छे से लिखना है और ये लिंक करना है, ये वाली लाइन को लिंक करना है। जो गॉर्डन्स मॉडल को मैं यहां पर मैच करा रहा हूं, इस वाली लाइन को आपको लिंक करना है, बहुत अच्छे से लिंक करना है, जिससे जब आप रिवाइज करें तो डायरेक्टली एक बार में विजुअलाइजेशन हो जाए। फ्यूचर में जितने डिविडेंड आ रहे हैं हाई ग्रोथ पीरियड में, उनकी प्रेजेंट वैल्यू प्लस कांस्टेंट ग्रोथ वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है? एट द एंड ऑफ हाई ग्रोथ पीरियड। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, और क्लैरिटी आपको आएगी जब आप क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं, तो जितना भी आपके पास जो भी टाइम पीरियड है क्वेश्चन में, मान लो 5 साल है, 1 2 3 4 5, तो मैं क्या करूंगा? D1, D2, D3, D4, D5, 5 साल आपके हाई ग्रोथ पीरियड के हैं। और फिर लास्ट में क्या निकालूंगा? P5, ये वाले पार्ट की वैल्यूएशन, ये वाले पार्ट की वैल्यूएशन, इसको अलग से हाईलाइट कर लो। इस वाले पार्ट की वैल्यूएशन क्या है? P5, और यहां से यहां तक की वैल्यूएशन कितनी है? दिस इज D1, D2, D3, D4, D5, और इन सब की क्या कर देंगे? प्रेजेंट वैल्यू। 1 प्लस के ई पावर 1, 1 प्लस के ई पावर 2, 1 प्लस के ई पावर 3, 1 प्लस के ई पावर 4, एंड 1 प्लस के ई पावर 5। क्योंकि कब कैलकुलेट कर रहे हैं? एट द एंड ऑफ 5th ईयर, तो पावर क्या आएगी? 5 आएगी। तो क्या निकल के आ जाएगा? प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे, ठीक है। सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं और उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए सर, क्वेश्चन इसके ऊपर हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 7A, ठीक है। एग्जाम का ही क्वेश्चन है, 5 मार्क्स। सब एग्जाम के क्वेश्चन है, कोई भी इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है। तो एग्जाम के ही सारे क्वेश्चन हमें कवर करने हैं, और ये पूरा पार्ट ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका हर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वी हैव ए डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, वो सारे वेराइटी हमें यहाँ पर कवर करने हैं, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल तैयारी हमें रखनी है। देखिए, MNP Limited has declared and paid a annual dividend of 4 per share। तो कितना डिविडेंड दे रहे हैं देख लीजिए। एनुअल डिविडेंड
पेड एनुअल, तो दिस इज D0, D0 कितना आ गया 4. इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए रेट ऑफ 20% फॉर द नेक्स्ट 2 years. तो अगले 2 साल तक कितने रेट से ग्रो करेगा? ग्रोथ रेट इज 20% फॉर 2 years and 10% thereafter. What is the meaning of 10% thereafter? This is up to infinity. समझ पा रहे हैं? उसके बाद 10% हो जाएगा, this is up to infinity. तो बड़ा सिंपल से पहले डायग्राम बना लेंगे. Required rate of return is 15%. Compute the current price at which equity shares should sell, and they are given you the present value interest factor आपको दे दिया है, PV factors आपको दे दिए हैं. तो we are using these PV factor only to calculate our value. फिर हम कैलकुलेटर वाले यूज नहीं करेंगे. तो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझ लो, अगर पीवी फैक्टर टेबल क्वेश्चन में दे रखी है, अपने माइंड में फिक्स कर लेना. फिर कैलकुलेटर वाले पीवी फैक्टर नहीं लेने. फिर कौन से पीवी फैक्टर लेना है? जो क्वेश्चन के साथ आपको दे रखे हैं, तभी आपका आंसर मैच होगे. जो भी आपके सस्टेड हैं या जो भी वहां पर एग्जामिनर जिससे चेक कर रहा है, तो वहां पर आपका आंसर क्या होगा? मैच होगा. इफ यू आर यूजिंग ऑल दीज पी फैक्टर, तो आपको ये ही करने हैं, आपको कैलकुलेटर वाले यूज नहीं करेंगे. ठीक है. और अगर आपके पास पी फैक्टर टेबल नहीं है, तो उस केस में आप वहां पर कैलकुलेटर वाले पीवी फैक्टर यूज कर सकते हैं. दिस इज अप टू 4 डेसिमल. ठीक है. आपको 4 डेसिमल तक लेके आना है. ठीक है, ध्यान रखना. दिस इज अप टू 4 डेसिमल. ठीक है, 4 डेसिमल तक पीवी फैक्टर आपको लिखने हैं फॉर आवर कैलकुलेशन. कहीं पर भी आप ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में पीवी फैक्टर टेबल गिवन नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर देखिए 7A. क्वेश्चन नंबर 7A, पहले डायग्राम ही बना लेते हैं. वो कह रहा है पहले 2 साल के लिए ग्रोथ रेट कितनी हो जाएगी? 20%. और फिर फॉल होके वो कितनी हो जाएगी? 10% अप टू परपेचुअली. तो कौन सा मॉडल हो गया? 2 स्टेज मॉडल. सिर्फ बताने के लिए, आपको क्वेश्चन में ये बताने की जरूरत नहीं है 2 स्टेज मॉडल है, 3 स्टेज मॉडल है. सिंपल आपको कैलकुलेशंस करनी है. सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं. दिस इज योर 2 स्टेज मॉडल. पहले आपका ग्रोथ 20% गया फॉर 2 years, और उसके बाद फॉल होके आपका ग्रोथ कितना आ गया? 10%. दिस इज अप टू परपेचुअली. ठीक है. तो यहां पर देखो ना, हाई ग्रोथ पीरियड कितना है? 2 years. हाई ग्रोथ पीरियड कितना है? 2 years. तो हमें करना क्या है? हाई ग्रोथ पीरियड सिर्फ कितना है? 2 years. तो मुझे क्या करना है? D1 निकालना है, D2 निकालना है, और साथ में ये वाली वैल्यूएशन करनी है. कौन से वाली? कांस्टेंट ग्रोथ वैल्यू ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ हाई ग्रोथ पीरियड. तो पहले साल में 20%, सेकेंड ईयर में 20%, और उसके बाद ग्रोथ कांस्टेंट हो जाएगी कितनी? 10%. दिस इज अप टू परपेचुअली. तो मुझे D1 निकालना है, D2 निकालना है, और साथ में क्या निकालना है? P2. और उस सब की क्या कर देंगे? प्रेजेंट वैल्यू. 1 प्लस KE पावर 1 एंड 1 प्लस KE पावर 2. तो कब कैलकुलेशन हो रही है? एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. तो पावर क्या आएगी? 2 आएगी. ठीक है. सिंपल है, कोई भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. सिंपल देखना है और आंसर आ जाएगा. कोई सॉल्यूशन चेक करने की जरूरत नहीं है. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. सिर्फ एक बार समझना था कि जो गॉर्डन्स मॉडल है उसी का एक्सटेंशन है. जो गॉर्डन्स मॉडल में स्टार्टिंग में लगा रहे थे, वही गॉर्डन्स मॉडल अब मैं यहां कहां पर लगा रहा हूं? एट द एंड ऑफ हाई ग्रोथ पीरियड. ठीक है. तो व्हाट इज P2? लास्ट पेड डिविडेंड. व्हाट इज लास्ट पेड डिविडेंड? T2. 1 प्लस जी. अब कौन सा आएगा? कांस्टेंट डिवाइड बाय KE माइनस जी. तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू करेंगे तो आंसर आपके सामने है. क्या निकल के आ जाएगा? प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे. ठीक है. तो सबसे पहले वर्किंग नोट में लिख लेंगे पूरा. तो D0 आपके पास कितना था क्वेश्चन में? D0 कितना था? 4 पर शेयर. तो निकाल देंगे D1 कितना होगा? 4 1 प्लस जी. दिस इज 4 1 प्लस 0.20. कितना आ गया? 4.80. D2 क्या होगा? 4.80 1 प्लस जी. दिस इज 4.80 1 प्लस 0.20. 5.76. And what is P2? D2 1 plus G upon
यही माइनस यही है सर आपके पास। तो D2 कितना है आपके पास 5.76, 1 प्लस ग्रोथ रेट अब कितना है 10% डिवाइड बाय के ई कितना है क्वेश्चन में, के इज 15% माइनस 10%। तो व्हाट इज योर P2? 5.76 into 1.1 divide by 0.05 and this is 126.72 per share, 126.72 पर शेयर। तो ये क्या आ गया प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर या प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, बात तो एक ही है, ठीक है। तो वो कहेगा सेकेंड ईयर के बाद ग्रोथ कितनी हो गई कांस्टेंट, या वो कहेगा फ्रॉम थर्ड ईयर द ग्रोथ विल बी 10%, दिस इज अप टू परपेचुअली। तो ये बात तो एक ही है, सेकेंड ईयर के बाद बोलूं या फ्रॉम थर्ड ईयर बोलूं, बात एक ही तो है, इसी लाइन पे वो कंफ्यूज रखेगा आपको, ठीक है। तो आपको समझना है कि आपका हाई ग्रोथ पीरियड कितना है एंड स्टेबल ग्रोथ आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, वो आपको लैंग्वेज से पता चलेगा और उसके अकॉर्डिंग ही हमें वहां पर रिएक्ट करना है, ठीक है। तो निकाल देंगे प्रेजेंट वैल्यू, हमें कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेशन ऑफ P0। अब देखो प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, क्योंकि पीवी फैक्टर टेबल दे रखी है, हमें उन्हीं पीवी फैक्टर को यूज करना है, तो हम टेबुलर प्रेजेंटेशन करेंगे। कौन सी प्रेजेंटेशन करेंगे? टेबुलर प्रेजेंटेशन। अगर पीवी फैक्टर दे रखे हैं क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है? टेबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर पीवी फैक्टर नहीं दे रखे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? टाइमलाइन प्रेजेंटेशन। कौन सी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं? टाइमलाइन प्रेजेंटेशन। तो जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आपको वहां पर प्रेजेंटेशन करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यू शुड नो अबाउट ऑल दिस फैक्ट्स, तो ये सब आपको पता होने चाहिए, बिकॉज एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो हमें थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा। जो आईसीआई के स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स हैं उसको हम वहां पर डायरेक्टली फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इफ पीवी फैक्टर टेबल इज गिवन वी शुड यूज द टेबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो कंफर्म है, आप वहां पर अगर आपको पीवी फैक्टर नहीं भी दे रखे हैं तो उस केस में भी आप टेबुलर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर पीवी फैक्टर दे रखे हैं तो कंपलसरी आपको किस में करना है? टेबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है, कर देंगे। तो वी हैव ईयर 1 2 और वापस क्या लिखेंगे? 2। क्यों? दिस इज D1 D2 और साथ में क्या है? P2 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। तो वी हैव कैश फ्लोज 4.80, D1 कितना था? 4.80, D2 कितना है? 5.76 एंड P2 कितना है? P2 कितना है देख लीजिए, P2 हमने निकाला है 126.72। PV factor at the rate of 15% is already given in the question. How much? This is 0.8696, 0.7561, 0.8696 and 0.7561 और सेकेंड ईयर पे दोबारा से कितना आएगा? 0.7561, ठीक है। तो ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर और साथ में क्या निकाल देंगे? प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। प्लीज कैलकुलेट और आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा? प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे। तो 4.8 इंटू 0.8696 एंड दिस इज 4.174, 5.76 into 0.7561 and this is 4.355 and 126.72 into 0.7561 and this is 95.813, ठीक है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू और जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे। दिस इज प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे। कर देंगे 4.174 प्लस 4.355 प्लस 95.813, तो दिस इज 104.34। तो ये मेरे पास वैल्यूएशन आ गई है। दिस इज योर प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे एंड दिस इज एज पर द मल्टी स्टेज मॉडल। कौन सा मॉडल है? मल्टी स्टेज मॉडल। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड ड्यूरिंग हाई ग्रोथ पीरियड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ग्रोथ वैल्यू ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ हाई ग्रोथ
पीरियड, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन